मित्रों नमस्कार। मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपको अत्यंत महत्वपूर्ण विषय गिफ्ट दान, जिसके द्वारा दान पत्र क्यों कैसे किया जाता है, इसकी क्या वैलिड रिक्वायरमेंट्स हैं तथा कौन व्यक्ति दान पत्र लिख सकता है और कौन दान पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है, इन सभी विषयों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालूंगा। गिफ्ट डीड को दान पत्र, हिबानामा या उपहार पत्र कहा जाता है। इसकी जो लीगल व्यवस्था है कानूनी रूप से, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 122 में गिफ्ट क्या होती है बतलाया गया है। गिफ्ट जो है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है। दूसरे इसमें एक डोनर होता है जो दान करता है या दान देता है, वो डोनर कहलाता है, तथा डोनी जो एक्सेप्ट करता है, और ये विदाउट कंसिडरेशन तथा उसके द्वारा डोनी के द्वारा एक्सेप्ट उस प्रॉपर्टी को करना चाहिए। डोनर डोनी में एक्सेप्टेंस डोनी की मस्ट है और वॉलंटरली होनी चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होनी चाहिए, बिना प्रतिफल के। मतलब इसमें जो भी प्रॉपर्टी दानदाता दान ग्रहीता को देता है उसको विदाउट कंसिडरेशन यानी उसके एवज में डोनर को कुछ नहीं मिलना चाहिए। जो दान का अर्थ है या दान पत्र है उसका इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइटिंग, ये लिखित में होता है और एक लिखित डीड इस बारे में बनाई जाती है जो डोनर डोनी के पक्ष में अपने जीवन काल में लिखता है और डोनी द्वारा उसे विदाउट कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है वॉलंटरली। दूसरा इसके अंदर यह है कि जो डोनर होगा दान देने वाला, वो साउंड माइंड होना चाहिए, बिना किसी प्रेशर या दबाव के, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब तत्व उसमें बलपूर्वक नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई बंदूक दिखाकर यदि ऐसी कोई गिफ्ट डीड लिखा लेता है तो वो इलीगल या अवैध होगी। दूसरा, इसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी और टेंजिबल यानी दिखाई देने वाली या छूने वाली जैसी वस्तु होना चाहिए जिसका दान दाता या दान करता जो है वो दानदाता को देता है। दूसरे, इट मस्ट बी ट्रांसफरेबल और उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो दान की वो क्या क्या है, इसमें मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। बोथ पार्टीज जो है वो अलाइव होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। दोनों पार्टी मतलब डोनर और डोनी, दान देने वाला और दान लेने वाला, दोनों जिंदा होना चाहिए। तीसरा, किसी प्रकार का पागलपन नहीं होना चाहिए उनमें। ही शुड बी साउंड माइंड, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई प्रेशर बलपूर्वक या वो नहीं होना चाहिए। नशे आदि में ना हो, दबाव में ना हो, तब वो दान वैलिड कहा जाता है। गिफ्ट में जो दी जा रही है उसमें किसी प्रकार का कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, वॉलंटरली गिफ्ट होना चाहिए। प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल और प्रॉपर्टी भी होना आवश्यक है जिसका भी ट्रांसफर किया जा रहा है। दूसरे, गिफ्ट डीड में रजिस्ट्रेशन का होना आवश्यक है, ये सब रजिस्ट्रार के यहाँ कराया जाता है। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन गिफ्ट डीड, कौन कौन सी चीजें गिफ्ट डीड में इंक्लूड की जाएगी। डिटेल ऑफ ओनर, डोनर जो दान करता है उसका डिटेल आएगा, वो कहाँ रहता है, उसकी उम्र क्या है, उसके पिता का नाम क्या है। डिटेल ऑफ डोनी जो दान ग्रहीता है या दान लेने वाला है, उसका भी नाम, पता, उम्र तथा कहाँ का निवास, सारी डिटेल आएगी। क्या उनमें दोनों में रिलेशनशिप है, डेट आएगा, टाइम आएगा एग्जीक्यूशन का, 2 विटनेसेस होंगे। डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी की कौन कौन सी डिटेल है, कौन सी प्रॉपर्टी उसको दी जा रही है, इसका भी डिटेल उसमें लिखा जाएगा। सिग्नेचर होंगे डोनर और डोनी के, 2 अटेस्टेड विटनेसेस एटलीस्ट उसमें उस समय होने चाहिए। गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन, गिफ्ट डीड का कंपलसरी लीगल उसमें माना गया है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत स्टैंप ड्यूटी उसमें पे करनी पड़ेगी, जो एडवोकेट स्टैंप ड्यूटी एक्ट के तहत आपको बतला देगा। स्टैंप ड्यूटी स्टेट वाइज रूल्स के अनुसार अलग अलग हो सकती है। दूसरे, नॉर्मली इट इज आउट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन में, यदि कोई ब्लड रिलेशन है और उनमें किसी तरह की कोई संपत्ति मूवेबल या इमूवेबल दान दी जाती है तो उसमें स्टैंप ड्यूटी कम लगती है। जैसे पति पत्नी, उसके बच्चे, स्पाउसेस आदि कोई एक दूसरे के लिए कोई गिफ्ट डीड लिखते हैं। रिश्तेदारों के मध्य संपत्ति का हस्तांतरण आसान माना गया है, गिफ्ट डीड के माध्यम से किया जा सकता है जो खून के रिश्ते हैं, लेकिन इनमें बहुत कम स्टैंप ड्यूटी लगती है।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 122 में ये दान की परिभाषा को परिभाषित किया गया है और इसका रजिस्ट्रेशन गिफ्ट डीड का होना आवश्यक है। आयकर अधिनियम में जो रिश्तेदारों के मध्य जो गिफ्ट डीड कराई जाती है वो कर मुक्त रखी गई है, इसलिए लोग मोस्टली इस गिफ्ट डीड को अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे देते हैं। उपहार के रूप में कोई कंसिडरेशन प्रतिफल नहीं होता है तथा इसे कर मुक्त आयकर अधिनियम के अंतर्गत माना गया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो गिफ्ट डिफाइन की गई है इसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक बताया गया है और ये होश हवास में होनी चाहिए। स्वेच्छा से अपने मन से डोनर को डोनी के पक्ष में एग्जीक्यूट करना चाहिए। सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड की जाएगी। डोनर डोनी को वहां उपस्थित होना होगा, पर्सनली उन्हें जाना होगा, बायोमेट्रिक उनकी फोटो आदि ली जाएगी तथा माइनर के केस में उसका जो गार्जियन है उसके अभिभावक के माध्यम से ही गिफ्ट डीड की जा सकती है। गिफ्ट डीड का खंडन नहीं हो सकता है। अब मैं आपको इस गिफ्ट डीड तथा जैसे विल, पूर्व के एक वीडियो में मैंने आपको बतलाया था विल और गिफ्ट डीड का मोटा मोटा डिफरेंस बताता हूं। विल जो है प्लेन पेपर पर हो सकती है, जबकि गिफ्ट जो है रजिस्ट्रेशन के रूप में स्टैम्प ड्यूटी पेपर पर हो सकती है। गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट होने पर इफेक्ट में तत्काल आ जाती है, जबकि विल उस व्यक्ति के द्वारा निष्पादित होने के बाद जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब गिफ्ट डीड प्रभाव में आती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल आवश्यक नहीं है, उसका रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर कराना आवश्यक नहीं है, एक सादा कागज पर भी हो सकती है, जबकि गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। विदाउट स्टैम्प ड्यूटी विल की जा सकती है, जबकि गिफ्ट डीड में रजिस्ट्रेशन के समय उसको स्टैम्प ड्यूटी आदि लगता है। एटलीस्ट 2 विटनेसेस दोनों में होना आवश्यक है। जिंदा रहते इसको विल बनानी होगी, जबकि गिफ्ट डीड में जिंदा रहते हुए बनेगी और तत्काल वो प्रभाव में आ जाएगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय सरोजनी अम्मा वर्सेस बलेधन पिल्लई, इस मामले में फैक्ट्स ये थे कि सरोजनी अम्मा के कोई पुत्र या पुत्री नहीं था, कोई बच्चा अर्थात कोई बच्चा नहीं था और उनके द्वारा एक गिफ्ट डीड बलेधन पिल्लई के पक्ष में लिखी गई और उसमें एक शर्त डाली गई गिफ्ट डीड में कि वो सरोजनी अम्मा तथा उसके पति की देखरेख बलेधन पिल्लई करेगा। बाद में सही टेक केयर उनकी नहीं की गई और इस मामले को अप टू सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया गया। तो इस मामले में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कंडीशनल गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि पिटिशनर के द्वारा उस गिफ्ट डीड में कंडीशन इंपोज की गई थी और वो कंप्लीट गिफ्ट डीड नहीं थी। इस प्रकार गिफ्ट डीड को कैंसिल भी किया जा सकता है। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज इट कैन बी कैंसिल्ड। जनरली इसको गिफ्ट डीड को चैलेंज नहीं किया जाता है, जबकि विल ज्यादातर चैलेंज होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट रजिस्टर्ड गिफ्ट के द्वारा की जा सकती है। भविष्य में जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसकी गिफ्ट डीड नहीं की जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी दोनों पक्षकारों में, डोनर और डोनी में होना चाहिए। डोनी एक्सेप्ट करे और डोनर द्वारा उसका कोई प्रतिफल नहीं लिया जाना चाहिए। गिफ्ट प्रॉपर्टी पर कोई भार, कर, इनकम्बरेंस आदि नहीं होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई भार या कर्ज या इनकम्बरेंस अगर होता है और ये दोनों पक्ष आपस में इस बात को सहमति से इस शर्त को गिफ्ट डीड में इंपोज करते हैं तो उस कंडीशन के अनुसार ही डोनी को पालन करना होगा। इस प्रकार मैंने साधारण भाषा में आपको गिफ्ट और गिफ्ट डीड के संबंध में बतलाया। आशा है मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मैं विभिन्न कानूनी बिंदुओं पर समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं। यदि ये मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे और आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर इन ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।